अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस फायर एपिसोड नंबर 25। आखिर मल्होत्रा इस खेल का इससे ज़्यादा पुराना खिलाड़ी था और उसकी गैर मौजूदगी में भी यहाँ इसके वफादार और नमकख्वार मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्होत्रा ने इनकी ही मदद से ये काम करवाया, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पहले कैसी हो और अभी इसके लिए भारतीय आर्मी में कोई जगह बाकी नहीं बची थी। इसे ज़रूर रिटायरमेंट तक भेज दिया जाता। ऐन मुमकिन था कि अब ब्रिगेडियर मल्होत्रा इसे मरवाने की कोशिश करे। कुछ भी मुमकिन था। इस सोच ने इसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ा दी। अगले ही लम्हे वो नौजवान कैप्टन से मुखातिब था। कर्नल खैर से रब्ता करो जल्दी। यस सर, नौजवान कैप्टन कहकर करीबन भागता हुआ दोबारा रिक्रेशन हॉल की तरफ चला गया। कर्नल खीर को तलाश करने और इसे कर्नल भाटिया तक पहुंचाने में भी इसे इन मराहिल से गुजरना पड़ा था, जिसमें से पहले वो गुजर चुका था। कर्नल खीर तो शराब के नशे में धुत था। क्या मुसीबत है यार, इस साले को क्या हो गया? इसने अपने कोर्समेट और बेतकल्लफ साथी कर्नल भाटिया के मुतल्लिक एक मोटी सी गाली फिजा में उछाल दी। कैप्टन दिल ही दिल में इस मुसीबत से जल्द से जल्द छुटकारे की दुआएं मांग रहा था। यस भाटिया यार, ये कोई समय है मुझे मिलने का? एमरजेंसी, समथिंग इज़ रॉन्ग। भाटिया के बात करने का अंदाज़ इतना संजीदा था कि खीर को ही बेबस होना पड़ा। इसने हस्बे आदत सर हिलाते हुए इस्तफामिया नज़रों से भाटिया की तरफ देखा। वो मुझे एस्कॉर्ट चाहिए। यहाँ से पटोरी तक जाना मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं। इसने खीर की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? कर्नल खीर ने बेचैनी से दरियाफ्त किया और जवाब में कर्नल भाटिया ने इसको मुख्तसर सारी हकीकत बता दी। ओ माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है? बेयकीनी के लहजे में कर्नल खीर के मुंह से बेसाख्ता निकला। यही तो मेरे लिए वजह परेशानी है, इसने अपने दोस्त से कहा। ऑलराइट, मैं बंदोबस्त करता हूँ, डोंट वरी। कर्नल खीर ने अपने दोस्त की हौसला अफजाई किया। अगले 3-4 मिनट बाद SSG कमांडोज के 10 नौजवान 2 जीपों समेत इसकी हिफाजत के लिए तैयार हो चुके थे। गुड लक। कर्नल खीर ने इसे दम रुखसत किया और कर्नल भाटिया को खुद रुखसत करने इसकी जीप तक आया था। कमांडोज ने इसकी जीप अपने दरमियान रखी थी। एक जीप इसकी हिफाजत के लिए आगे और एक जीप इसके पीछे थी। इसमें मुस्तैद कमांडोज किसी भी मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। शदीद बारिश, मंजमद कर देने वाली सर्दी और गहरे बादलों की वजह से उन्होंने ये फासला मामूल से ज़्यादा वक्त में तय किया था। कर्नल भाटिया को जीप कैंप के गेट से कुछ फासले पर रोक गई। इसने यहाँ से कमांडोज को रुखसत किया, क्योंकि वो अपने किसी भी दुश्मन को अपने ऊपर मज़ीद हंसने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। जीप जैसे ही दरवाजे तक पहुँची, वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के बौखलाए हुए जवानों ने इसे घेरे में ले लिया। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? कर्नल भाटिया ने ड्यूटी के हाल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखा। सर, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। शायद कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट था या फिर कोई और कारण, एक नौजवान लेफ्टिनेंट ने कहा। कमोन कर्नल भाटिया तबाह हाल दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, जहां देहरादून से आर्मी फायरिंग ब्रिगेड के जवान जो कुछ देर पहले ही यहां पहुंचे थे, इस ड्यूटी की आग बुझाने में कोशां थे। मेजर सूद यहाँ मौजूद और ख़ासा परेशान दिखाई दे रहा था। वो भाग कर हर शख्स के पास जाता हुआ इसे हिदायत जारी कर रहा था। कर्नल भाटिया को इस तरफ आते देखकर वो तेज़ी से इसकी तरफ लपका। सॉरी सर, वेरी सॉरी, हमारे तवहमों को अमान में भी नहीं आ सकता था, इसने कफ अफसास मिलते हुए कहा। ब्रिगेडियर साहब को इतला दे दी। कर्नल भाटिया ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय अपना सवाल दाग किया। वो जानता था कि कल से ब्रिगेडियर मल्होत्रा की छुट्टी ख़त्म हो रही है और वो देहरादून अपने घर भी पहुंच चुका था, क्योंकि इसने आज सुबह ही कर्नल भाटिया से फ़ोन पर हेलो की थी। अभी नहीं जनाब, मेजर दकरम ने कहा। राइट, बरकों की क्या पोजीशन है? इसने सर हिलाते हुए कहा। अभी तक वो लोग सेफ़ हैं, मेजर सूद ने जवाब दिया। फ़ौरन तमाम बैरकों को घेरे में ले लो और किसी को कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त ना देना। मैं यहाँ के मामला देखता हूँ। बैरकों में एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ था। वहाँ मौजूद हर तकरीबकार ये जानने के लिए बेचैन था कि ये धमाके कैसे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कमरे से बाहर निकल सके। वो इस बात से भी खौफज़दा थे कि कहीं ये तबाही इन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि असला
डिपो से कुछ फासले पर मौजूद बैरक को तो ज़मीन बोझ होते उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और वहाँ से अभी तक ज़ख्मियों की चीखों पुकार की आवाज़ें भी आ रही थीं। अब मेडिकल वालों ने शायद ज़ख्मियों को निकालकर महफूज जगह पहुँचा दिया था। ये दोनों बैरक्स गोकाय खास फासले पर थे, लेकिन खौफ व हरास ने यहाँ भी डेरे जमा लिए थे। इनका बस नहीं चलता कि दीवारें तोड़कर बाहर निकल जाएं। अभी इनमें चमगोइयाँ हो रही थी कि जब उन्हें इस तरफ बढ़ते जवानों की कदमों की धमक सुनाई दी। मेजर सूद करीबन 50 जवानों के साथ हाथ में मेगाफोन पकड़े वहाँ पहुँच गया। इसके साथ मौजूद मुस्तैद जवानों ने दोनों बरकों को अपने हिसार में ले लिया और मेजर सूद ने बारी बारी दोनों बरकों के सामने खड़े होकर मेगाफोन पर तमाम लड़कों को इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेटे रहने की हिदायत की और हुक्म दिया कि जब तक ऐलान न किया जाए कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। बासूरत देकर इसके जवान बाहर आने वाले को बगैर किसी वार्निंग के गोलियों से उड़ा देंगे। तमाम तकरीब का सहम कर अपने बिस्तर में दब गए। इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम तो फेल हो चुका था, अलबत्ता इंतज़ामिया ने एमरजेंसी तौर पर अपने जनरेटर से ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लिया। सुबह हो रही थी जब यह हंगामा फर्द हुआ। इस दौरान ब्रिगेडियर मल्होत्रा समेत देहरादून से फ़ौज की 2 मज़ीद कंपनियां यहां पहुंच चुकी थीं। कर्नल भाटिया को ब्रिगेडियर मल्होत्रा के अजीबोगरीब सवालों के जवाब देते हुए यूँ लग रहा था जैसे अभी इसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। इसके लिए अपने आप पर काबू रखना नामुमकिन हो रहा था। पहले तो मल्होत्रा की शक्ल पर नज़र पड़ते ही इसका पारा चढ़ गया था, क्योंकि मल्होत्रा ने इस गर्मजोशी से मुहाफ़ा करते हुए 3-4 तंज़िया फ़िक्रे इस अंदाज में इस तरफ उछाले थे जैसे वो इंडियन आर्मी का नालायक तरीन ऑफिसर है और ये सब कुछ इसका किया धरा था। अगर वो यहाँ होता तो शायद इस हादसे से बच जाते। कर्नल भाटिया खामोशी से सर झुकाए इसका तंज़िया बर्दाश्त कर रहा था। जब अर्दली ने मेजर सूद को इतला दी कि बुलाओ, कर्नल भाटिया ने कहा, तकरीब करी हुई है सर। मेजर करम सूद ने अंदर दाखिल होने पर दोनों एड़ियाँ बजाकर इन्हें एहतराम देने के फ़ौरन बाद ही इनकी तरफ से कोई सवाल किए बगैर कहा, वट। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने करीबन चीखते हुए कहा, क्या कह रहे हो करम? कर्नल भाटिया के मुंह से बेख्तियार निकला, सर मैंने दोनों बरकों की गिनती की है। कमरा नंबर 8 में दोनों लड़के सलीम और ताहिर गायब हैं, जबकि इनका तीसरा साथी मुश्ताक मुर्दा हालत में वहाँ मौजूद है। शायद दोनों ने फ़रार होने से पहले इसे गला घोंट कर मार डाला। मेजर करम सूद ने मुख्तसर रिपोर्ट पेश की। डैमंड मल्होत्रा को इसकी बात सुनकर अचानक गुस्सा आ गया और इसने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी बड़े ज़ोर से अपने सामने धरे मेज़ पर मारी। ओ भगवान! बेसाख्ता कर्नल भाटिया के मुंह से निकला। कमोन! मल्होत्रा ने अपनी जगह से उठते हुए कर्नल भाटिया को फाड़ खाने वाले लहजे में देखते हुए कहा। दोनों करम के ताक़ुब में करीबन भागते हुए बैरक के कमरा नंबर 8 में पहुंच गए, जहां एक चारपाई पर मुश्ताक की दहशत और अज़ियत से फटी मुर्दा आँखें इसका मुँह चुरा रही थीं। दोनों ने बारी बारी झुक कर इसका जायज़ा लिया। साफ दिखाई दे रहा था कि इसकी मौत दम घुटने से वाक़या हुई है। लड़कों के लिए फ़ौरन ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त करो। खबरदार इनमें से कोई बदतमीज़ी ना होने पाए। किसी लड़के से कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। ये मामला सिक्योरिटी वाले खुद ही देखेंगे। कर्नल मूंगिया थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तुम खुद लड़कों का ख्याल रखो, लेकिन इन्हें यह बताना कि बिजली के सर्किट शॉर्ट होने से यह हादसा हुआ है। और हाँ, कोई खुद से जान ले तो अलग बात है। तुम किसी को नहीं बताओगे कि यहाँ क्या हुआ। मुश्ताक की मौत की खबर या दोनों लड़कों के गायब होने की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? किसी को भी नहीं। इसने मेजर सूद को बरह रास्त हिदायत दी। कर्नल भाटिया पर सख्त किसी कैफियत ताड़ी थी। अभी तक मल्होत्रा ने इसकी तरफ देखने का तखल्लुफ़ भी नहीं किया था। एम्बुलेंस मंगवाओ और मुश्ताक की लाश यहाँ से ले जाओ। मुझे इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक बसूरत मिल जानी चाहिए। इसने अपने साथ मौजूद लेफ्टिनेंट से कहा और कुछ मज़ीद हिदायत देने के बाद वो ड्यूटी की तरफ वापस लौट गया। कर्नल भाटिया सर झुकाए इसके ताक़ुब में आ रहा था। आई एम सॉरी कर्नल, लेकिन मैं डिसिप्लिन को एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक तुम अपने आप को सस्पेंड समझो। अलबत्ता तुम इंक्वायरी मुकम्मल होने तक देहरादून से बाहर नहीं जा सकते। ऑफिस में
पहुंचते ही इसने कर्नल भाटिया के सर पर टाइम बम चला दिया। कर्नल भाटिया को यूँ लगा जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा इसके कानों में ढेल दिया हो। इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसे अपनी हजामत का इतना शिद्दत से एहसास हुआ। राइट सर, इसने संभल कर एड़ियाँ जोड़ते हुए मल्होत्रा के हुक्म पर साथ किया। ब्रिगेडियर मल्होत्रा को सूरत हाल समझने में ज़्यादा देर नहीं हुई। इसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ इन दो लौंडों का किया धरा है जो कर्नल भाटिया की खुसूसी पेशकश थे। और जब कर्नल भाटिया को इस बात का इल्म हुआ कि ये सारा किया धरा ताहिर और सलीम का है तो इसके बेख्तियार अपना सर पीट लिया। इसने अपनी फ़ौजी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ताहिर को बटोरी कैम्प में बुलाकर की थी। ये सब कुछ ऑन दी वे किया गया था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि इस कैम्प में बराह रास्त किसी सिम से कोई एजेंट भर्ती करके भेज दिया जाए। यहाँ आने वाले अमूमन इससे पहले 1-2 कैंपों की यात्रा करके आते हैं। ये तो इसका जुनून था। यहाँ पर ब्रिगेडियर मल्होत्रा को निजात खाने की ज़िद थी जिसने इसे तबाह करके रख दिया था। अब इसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। इसने सारी ज़िंदगी बेदाग गुजारी थी, लेकिन ये दाग जो इसके दामन पर लगा था, इसकी स्याही ब्रिगेडियर मल्होत्रा इसके मुंह पर मलने जा रहा था। काश इसने बटोरी कैंप के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा होता, यहाँ की तयशुदा असूल ज़वाबित की पाबंदी कर ली होती। इसे मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहिर और सलीम ने फरार होने से पहले अपने साथी मुश्ताक को गला दबाकर मार डाला था। कर्नल भाटिया जानता था कि मुश्ताक को इन्होंने अपने सोर्स की हिदायत से इसके कमरे में रखा था। और कमाल की बात तो ये थी कि वो दोनों इस हकीकत से आगाह थे। इनकी तो बात ही अलग है। इनके किसी इंटेलिजेंस को भी मुश्ताक की असलियत का इल्म था जिसके ज़रिए उन्होंने अपने एजेंट अपने दुश्मन के नेटवर्क में दाखिल किए थे। दिल ही दिल में बेख्तियार इसने अपने दुश्मन की मनसूबाबंदी पर इन्हें खराज तस्लीम पेश किया और इस सोच ने इसे लजा कर रख दिया कि न जाने इसके कितने ऐसे एजेंट जो बेनकाब हो चुके हैं और जिनको बेखबर रखकर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तेमाल कर रही है। अचानक इसके जहन में एक और खदशे ने सर उठाया। कहीं कामनी अग्रवाल तो इन लोगों ने तो काबू नहीं कर लिया। अभी तक इसकी मुलाकात कामनी से नहीं हुई थी, हालांकि इसे इस वक्त कैम्प में होना चाहिए था। ऐन मुमकिन था कि वो देहरादून चली गई हो। इसे याद आ गया कि आज छुट्टी का दिन था और कामनी हस्बे मामूल 1 रोज़ पहले ही शाम को यहाँ से कहीं और चली जाया करती थी। यहाँ के बेशतर इंस्ट्रक्टर का ये मामूल था कि वो छुट्टी का दिन नज़दीकी शहर में अपने अजीज़ों के पास बसर किया करते थे और इस बात के पाबंद थे कि अपनी आमदोरफ़त से ऑफ़िस को मुतला रखें, क्योंकि किसी भी वक्त इनसे राब्ते की ज़रूरत पेश आ सकती थी। क्या कामनी मामूल के मुताबिक अपनी अगली मंजिल, मुमकिन ठिकाने और फ़ोन नंबर देख कर गई है? इसने अपने आप से सवाल किया और बहुत सोचने के बाद ही इसे याद न आया कि अगले रोज़ इसने किसी भी रजिस्टर में कामनी से मुतल्लिक़ कुछ पढ़ा हो। मुमकिन है कि इसने मेजर सूद को इत्मीनान में लेकर बता दिया हो, क्योंकि वह कर्नल भाटिया की चहेती थी और इसकी तरफ से एक ख़ास मिशन पर काम कर रही थी। प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ कर्नल भाटिया ने इसकी हर मुमकिन मावनत की थी और इसकी अक्सर मूवमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ही रखी थी। अचानक ही एक वो सोचे ने इसे लजा कर रख दिया। कहीं कामनी अग्रवाल तो इस खेल का हिस्सा नहीं बन गई? अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे कोर्ट मार्शल से नहीं बचा सकती, क्योंकि इसने पोस्टवाल की मुखालफत के बावजूद कामनी अग्रवाल को ताहिर के स्पेशल केस पर लगाया दिया था। इसे याद आ गया कि जब कामनी अग्रवाल के स्पेशल केस से मुतल्लिक खबर पोस्टवाल को मिली तो इसने इस पर सख्त रिएक्ट किया था और कर्नल भाटिया की तरफ से कायम रहने के बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड पर लाने के लिए इसकी फ़ाइल पर रिमार्क्स दिए थे। कर्नल भाटिया जहाँ के असूल ज़वाबित के मुताबिक इस बात का पाबंद था कि वो पोस्टवाल के एहतजाज को रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त देता। इसकी खिदमत की नौयत ही कुछ ऐसी थी। अपने परेशान ख्यालों में घिरा वो ऑफिस के दूसरे कमरे में बैठा था जब अचानक सामने का दरवाज़ा खुला और ब्रिगेडियर मल्होत्रा 3 सिक्योरिटी नौजवानों के साथ अंदर घुस आया। "यू आर अंडर अरेस्ट।" अपने आप को गिरफ्तार समझो, इसने अंदर दाखिल होते ही तहमकाना लहजे में कहा। "वट क्या?" कर्नल भाटिया ने बड़े अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया।